Welcome all my dear online students. So in the previous session we have started our last block, मतलब important blocks की बात करें, because noble gases में as such there is no much important thing, that was halogen family. और उसका first session we have completed for the physical and chemical properties which were important और काफ़ी अच्छे ढंग से मैंने डिस्कस करा था आपके साथ. सेकेंड सेशन में हम लोगों ने क्लोरीन के बारे में बात करी थी, छोटा सा सेशन था. Cl2 बनता कैसे, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़. अब आज की क्लास में हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड्स के बारे में बात करेंगे. दैट इज़ उसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए HCl ही है अकॉर्डिंग टू NCERT बुक. तो हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम लोग HCl बुलाते हैं. ठीक है. अब जो हमने Cl2 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखा था वो HCl की प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी, है ना. इफ़ यू रिमेंबर PbO2, MnO2, KMnO4, K2Cr2O7, इन सब की रिएक्शन हम लोगों ने कराई थी HCl के साथ और उन सब से Cl2 मिल रहा था, तो वो इनकी प्रॉपर्टीज़ में आएगा. ठीक है. बट पहले इसकी भी प्रिपरेशन की बात करें. क्या करिए से लेबोरेटरी में किस तरह से प्रिपेयर करा जाता है. ठीक है ना. तो बाय हीटिंग हैलाइड विथ कंसनट्रेट एसिड, इसे प्रिपेयर करा जाता है बाय हीटिंग हैलाइड विथ कंसनट्रेट एसिड. अब वो कंसनट्रेट एसिड हम लोग कोई भी ले सकते हैं. लाइक आपने, है ना, लाइक आपने NaCl लिया और NaCl की रिएक्शन आपने H2SO4 के साथ करवा दी. ठीक है. तो ये दोनों रिएक्ट करके बना देंगे आपका NaHSO4 प्लस HCl. ये बन गया आपका. ठीक है ना. ये रिएक्शन हो गई. फिर ये जो NaHSO4 है, अगर इसकी रिएक्शन फिर से आपने NaCl के साथ करवा दी, फिर से अगेन, है ना. हम चाहते तो डायरेक्ट एक ही स्टेप में दोनों H हटा सकते थे बेटा, है ना. बट कई बार NaHSO4 लिखा हुआ मिलता है और इसको अलग से लिखने का पर्पस क्या है वो मैं बता भी रहा हूँ. तो यहाँ से फिर से ये आपका Na2SO4 बनेगा और फिर से HCl. तो दो स्टेप में करा रहे हैं. अबव मेथड इज कॉल्ड एज सॉल्ट केक मेथड. इस मेथड को सॉल्ट केक मेथड बोला जाता है. अबव मेथड इज कॉल्ड एज सॉल्ट केक मेथड. इस मेथड को आप सॉल्ट केक मेथड बुलाते हो. ये बस इम्पॉर्टेंटली NCERT बुक में गिवन है, ये आपको थोड़ा सा याद भी रखना है. ठीक है. एज इट इन्वॉल्व्स, है ना, एज इट इन्वॉल्व्स. क्यों कह रहे हैं सॉल्ट केक मेथड? एज इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ, एज इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ किसका? NaHSO4, जिसे आप सॉल्ट केक बुलाते हैं. NaHCO3 को हम लोग बुलाते हैं कौन सा सोडा? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा. ठीक है. और Na2CO3 को बुलाते हैं हम लोग क्या? वॉशिंग सोडा. NaHSO4 को बुलाते हो आप सॉल्ट केक. तो ये बस एक सिंपल सी इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है. ठीक है. इनफैक्ट दूसरी मेथड आप बोल सकते हो बाय कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन, बाय कंबाइनिंग विथ, सॉरी बाय मिस्टेक ऑक्सीजन बोला मैंने, इट शुड बी हाइड्रोजन, है ना. इनफैक्ट कोई भी हाइड्रा एसिड आप इस मेथड से बना सकते हो. आप H2 को Cl2 के साथ जोड़ो, HCl बन जाएगा, है ना. आप चाहो तो H2 और Br2 को जोड़ दो, HBr बन जाएगा. और अगर आप H2 और I2 को जोड़ोगे तो 2HI. हाँ, थोड़ी सी बस रिएक्शन कंडीशंस अलग होंगी, बट एज सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. तो आई विल नॉट रिक्वेस्ट यू कि आप रिएक्शन कंडीशंस को ध्यान रखें, बट एक जनरल मेथड ज़रूर बता रहे कि इस मेथड से भी आप इन्हें बना सकते हो. ठीक है. और ऊपर जो मेथड हमने लगाई है हैलाइड के लिए
बट वो मेथड हम लोग HBr और HI के लिए नहीं लगा सकते, है ना। जो यहाँ पर हमने HBr HCl के लिए, ये एक तो कॉमन मेथड हो गई बेटा, ऊपर वाली मेथड आप नहीं लगा सकते हो। उसका रीज़न बीइंग कि उनसे आपका HBr, अब जैसे बात हम लोग HCl की कर रहे हैं, बट मैं जानकारी थोड़ी बाकी दोनों एसिड्स की भी देते चल रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि अगर आपने NaBr को लिया होता या NaI को लिया होता है ना, दोनों को मैं एक साथ ही समझा रहा हूँ, 2NaBr प्लस H2SO4, जो मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि हम सॉल्ट एनालिसिस अलग से भले ना पढ़ रहे हों JEE मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं टेस्ट आपको सब समझाते चल रहा हूँ। ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एक साथ एनायनिक रेडिकल के ग्रुप 2 टेस्ट में आते हैं, ठीक है। और उनमें यही टेस्ट होते हैं बेटा कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सबकी रिएक्शन आप करवा दीजिए किसके साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो यहाँ पर ये रिएक्शन तो होगी बेटा इनिशियल स्टेज में, जो ऊपर भी हो रही थी, ठीक है। और डायरेक्ट मैंने इसलिए नहीं लिखा है ऊपर वाली रिएक्शन को, क्योंकि इस मेथड का नाम है सॉल्ट केक मेथड। तो उसके लिए समझाना था कि ये जो कंपाउंड बनता है बेटा, ये जो कंपाउंड आपका बना है NaHSO4, इस कंपाउंड को ही हम लोग सॉल्ट केक बुलाते हैं। अब नीचे ऐसा अभी ज़रूरत नहीं है। अब HBr बन तो गया, आप बोलोगे सर HBr बन तो गया, बट अगर आपको फर्स्ट सेशन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ध्यान हो तो मैंने वहाँ बोल दिया था HBr और HI ये दोनों अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और कंसनट्रेटेड H2SO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकने वाली बेटा, ये फर्दर आपका रिएक्ट करेगा। HBr विल रिएक्ट विथ H2SO4 के साथ, और अब एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, Br2 में, ठीक है। और SO, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ नथिंग बट बेसिकली SO3, क्योंकि आप सल्फ्यूरिक एसिड को हमेशा एज्यूम कर सकते हो, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ H2O प्लस SO3, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ H2O प्लस SO3, ठीक है। तो SO3 खुद रिड्यूस हो गया SO2 में, ठीक, और HBr खुद ऑक्सीडाइज हो गया Br2 में, ठीक। इसका जो एक ऑक्सीजन बच गया, ठीक है ना, एक वाटर तो यहीं से आ गया, इसका जो एक ऑक्सीजन बचा वो यहाँ के दोनों हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके बना देगा आपका H2O, ठीक है। तो ये एक एडिशनली थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस वजह से अगर आपको HBr और HI बनाना हो टू प्रिपेयर HBr और HI, ठीक है ना, एक जानकारी के लिए यूज़ H3PO4 instead of H2SO4। अगर आपको वास्तव में बनाना ही हो तो आप H2SO4 की जगह H3PO4 को यूज़ कर दो। उससे क्या फ़ायदा होगा आपका, उससे आपका ये फ़ायदा होगा बेटा कि H3PO4 में कोई भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, रिएक्शन बस फर्स्ट स्टेज में रुक जाएगी। H3PO4, ठीक है ना, इट डज नॉट हैव एनी, नीचे लिख दे रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, इट डज नॉट हैव एनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और इनफैक्ट अगर आपको HBr और HI को बनाने की एक और मेथड बता भी दूं तो आपको शायद पता होगा, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते भी हो, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 या I2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं बेटा ना। इन C2 प्रिपेयर करा जाता है HBr या HI को। तो इसमें रिएक्शन क्या होती, आपने फॉस्फोरस की रिएक्शन Br2 के साथ करवा दी या I2 के साथ, जो भी हो, इससे आपको PbR3 मिला, ठीक है ना, 2P + 3Br2 PbR3, और फिर आप चाहो तो इस PbR3 का हाइड्रोलिसिस करा दो। मैंने हाइड्रोलिसिस में हमेशा आपसे बोला है क्या होता है, पॉजिटिव वाला OH उठाएगा, नेगेटिव वाला H उठाएगा, ठीक है ना। तो P को OH मिला, वो अपना कन्वर्ट होगा H3PO3 में, और Br को H मिला, 3 वाटर ले लो प्लस 3 HBr, ठीक है। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन करवाते ही हो रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 या I2 की, बस I2 होता तो HI मिल जाता, इसलिए रेड फॉस्फोरस और Bi का मिक्सचर जो है वो एक अच्छे
रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, क्योंकि HBr और HI अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ठीक है, बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग बेटा इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाए ना, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो कुछ नहीं है, ये रिएक्शंस वगैरह थोड़ी सी हमें पता है बस। ठीक है, कि एक सेशन कंप्लीट हो जाए हमारा, हर एक चीज़ पता रहे हमें। HCl किस तरह की गैस है? इट इज़ ए कलरलेस गैस, ठीक ना, पंजेंट स्मेलिंग गैस विथ, पहली प्रॉपर्टी लिखो बेटा, इट इज़ ए कलरलेस, कोई कलर नहीं है इसका, कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस हैविंग colorless pungent smelling gas having acidic test। इसका टेस्ट जो है वैसे ही है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ही एक, तो इसका टेस्ट एसिडिक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट इज़ नेदर कंबस्टिबल नॉर सपोर्टर ऑफ कंबशन, न खुद जलती है न सपोर्टर है कंबशन का। इट इज नेदर combustible nor supporter of combustion। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आपको HCl गैस को ड्राई कराना है तो यू कैन नॉट यूज कैल्शियम ऑक्साइड या P4O10, है ना। HCl गैस कैन नॉट बी ड्राइड, cannot be dried by using CaO और न कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ कर सकते हो, न ही P4O10 जो आपका काफ़ी अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ना, और क्विकलाइन एस, है ना। बिकॉज रीज़न क्या है, हमसे तो रीज़न में बात होता है, बिकॉज इट रिएक्ट्स दैम केमिकली, इट रिएक्ट्स दैम केमिकली, ये उनके साथ रिएक्ट कर जाता है बेटा। क्या रिएक्शन होती है? अगर आपने क्विक लाइन को इसके ड्राइंग के लिए यूज़ करा ना, मैं ड्राइंग नहीं बोल रहा हूँ, मैं ड्राइंग बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है आपको है ना थोड़ा सा सेम लगता हो, बट ड्राइंग, ड्राइंग मतलब आर्ट बनाना, मैं ड्राइंग बोल रहा हूँ, ड्राई करना। ठीक है, CaO + 2HCl ये रिएक्ट करके बना देंगे CaCl2 + H2, ये रिएक्शन हो गई। जैसे अमोनिया की ड्राइंग के लिए बताया गया था, अमोनिया की ड्राइंग के लिए आप CaO को ही यूज़ करते हो। अमोनिया खुद बेसिक नेचर का था, CaO बेसिक नेचर का था ना, आप वहाँ पर H2SO4 का यूज़ कर सकते थे क्योंकि एसिडिक है, रिएक्शन हो जाएगी, ना P4O10 का यूज़ कर सकते थे, एसिडिक था, रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। एज वेल एज आप नहीं वहाँ पर CaO का CaCl2 का यूज़ कर सकते थे, एनहाइड्रस CaCl2, क्योंकि अमोनिया उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता था, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें एडिशनली हमें पता होना चाहिए। अगर आपने P4O10 के साथ केमिकली मतलब इसको ड्राइंग के लिए यूज़ करा तो P4O10 आपका है ना इसके साथ रिएक्ट करके इसे कन्वर्ट कर देगा POCl3 में और खुद कन्वर्ट हो जाएगा 3HPO3 में। तो ये दोनों रिएक्शंस को भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इस वजह से इसकी ड्राइंग के लिए हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। हैंस इट इज़ ड्राइड। अब ये खुद भी एसिड है बेटा और कंसनट्रेटेड H2SO4 भी एसिड है, तो वो इसको फिर सुखाने का काम करेगा। हैंस इट इज़ ड्राइड बाय यूजिंग कंसनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड H2SO4 इसके मॉइस्चर को पूरी तरह से उड़ा लेगा, ठीक है, और इसे ड्राई कर देगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, व्हेन परफेक्टली ड्राई, अगर ये परफेक्टली ड्राई है, व्हेन परफेक्टली ड्राई है ना, HCl या इनफैक्ट HBr हो या HI हो, इन जनरल ये टेस्ट HX का है ना। HCl हैव मतलब इन जनरल ब्रैकेट में HX भी लिखना, हैव no action on litmus पेपर। ये टेस्ट भी बार बार हमारा आया है बेटा, ना आपको ध्यान रखना है।
एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है, और बेस की प्रॉपर्टी होती है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है। साथ में अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हुआ, तो वो क्या करेगा, उस लिटमस पेपर के कलर को भी उड़ा देगा। ये मैं आपसे कई बार पहले भी बता चुका हूँ, है ना। बट परफेक्टली ड्राई है तो नो इफेक्ट, बट इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर आ गया तो मॉइस्चर आते ही आपका, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर दे टर्न एसिडिक नेचर शो करेगा, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड which is showing its acidic nature, जो इसके एसिडिक नेचर को इंडिकेट करता है। और हाइड्रा एसिड्स में हम लोग भले ठीक है यहाँ HCl पढ़ रहे हैं, बट मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ आपको लिखवा दी थी और आपको याद भी रखना है। क्या थी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर? HF वीकेस्ट था, फिर HCl, फिर HBr और HI। अब इसका रीज़न अगर हमें समझना हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इम्पॉर्टेंट है रीज़न समझना, है ना। तो आपको ध्यान होगा बेटा, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आता भी है कि HCl गैस जो है ना, ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है बेटा, इट इज़ अ कोवैलेंट कंपाउंड, और तब ये, है ना, विल नॉट गिव H+ आयन। कोवैलेंट कंपाउंड है तो H+ देगा ही नहीं बेटा। एसिडिक नेचर का मतलब क्या है? एसिडिक नेचर तो शो होगा किसकी वजह से? एसिडिक नेचर शो होता है किसकी वजह से? आपका H+ की वजह से, ठीक है ना। तो H+ मिलेगा ही नहीं आपको। बट HCl एक्वस मॉइस्चर की प्रेजेंस में आते ही वो HCl गैस से HCl एक्वस में बदल जाता है। तब आप एक तरह से बोल सकते हो ये आयनिक कंपाउंड की तरह काम करेगा, और इस वजह से इट विल गिव यू H+ आयन। टेस्ट इसी की वजह से होता है ना। इसलिए 5th प्रॉपर्टी की अगर आप बात करोगे तो, है ना, इट इज़, हम लोग बोल सकते हैं बेटा, सॉल्युबल इन वाटर। 5th प्रॉपर्टी को बोल सकते हैं हम लोग, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल है। HCl गैस जब आप पानी में डिज़ोल्व करते हो बेटा, वाटर में डिज़ोल्व करते हो, तो ये आपको HCl एक्वस देता है, ठीक है। और ये HCl एक्वस का जो सॉल्यूशन है, लास्ट क्लास मतलब ग्रुप 16 फैमिली, लास्ट क्लास मतलब लास्ट टॉपिक बोलूँ मैं, तब हमने बोला था H2SO4 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इन जनरल आयनिक इक्विलिब्रियम में मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना। 3 ऑक्सी एसिड HClO4, HNO3, H2SO4। वी हैव स्टडीड HNO3, ओसवाल्ड मेथड से बनाया था नाइट्रिक एसिड को। ग्रुप 15 में कॉन्टैक्ट प्रोसेस से आपने HClO4 को बनाया था, H2SO4 को बनाया था, सॉरी, वो भी हम ग्रुप 16 में स्टडी कर चुके हैं। बाकी जो 3 स्ट्रॉन्ग थे वो हाइड्रा एसिड्स थे, HCl, HBr और HI, उनको हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये HCl एक्वस एक स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, ये आपको H+ एक्वस और Cl- एक्वस देता है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसका Ka1 काफ़ी हाई होता है, 10⁻7 के ऑर्डर पर, है ना। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे ही लिंक करने के लिए बता दे रहा हूँ कि H2SO4 का जो Ka था, वो H2SO4 का जो Ka था, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर का था? 10⁻10 का। इसका जो Ka है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻, कितना है आपका? 7, क्योंकि H2SO4 रिलेटिवली इससे तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही होगा आपका। ठीक, चलिए अब प्रॉपर्टीज़ में नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा इसकी कि HCl लिस्ट स्टेबल, है ना। अगर हम लोग HF को तो अलग छोड़ दें बेटा, क्योंकि HF में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो HCl जो है इज ए लिस्ट स्टेबल हैलाइड एक्सेप्ट HF को छोड़ के, है ना, अमंग, इसलिए चलो मैं लिख भी दे रहा हूँ आपके लिए, अमंग किस किस में?
HCl HBr HI, क्योंकि इन जनरल जो प्रॉपर्टीज़ में लिख रहा हूँ बेटा मेथड ऑफ, हमने भले बात HCl की करी है बट मैंने साथ ही साथ HBr भी कवर कर लिया है, साथ ही साथ मैंने HI भी कवर कर लिया है। तो ये एक लिस्ट स्टेबल हैलाइड है अमंग HCl HBr HI एंड, है ना, कन्वर्ट्स इनटू Cl2। अब यही मैं आपसे अभी समझा रहा था कि जो हमने Cl2 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ी बेटा वो इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। हैंड्स कन्वर्ट इनटू Cl2 बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक MnO2 से ये रिएक्शन होगी, है ना, PbO2 से Pb3O4 भी हो सकता है बेटा, कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, जस्ट एक एक लाइन में मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। एज वेल एज आपका KMnO4 हो सकता है, K2Cr2O7 हो सकता है, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर हो सकता है सबके साथ। अब जो रिएक्शंस मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, अननेसेसरली उन्हें लिख के टाइम खोटी करने की ज़रूरत नहीं। MnO2 PbO2 KMnO4 K2Cr2O7 CaO Cl2 सबके साथ मैंने लास्ट सेशन में ही जो Cl2 का था, यू कैन सी द रिएक्शन। अगर आप चाहें तो एक आधी भले मैं बता दूं बेटा, KMnO4 के साथ जैसे भले बता देता हूँ, तो 2 KMnO4 के साथ HCl जब रिएक्ट करा था तो ये 216, मैं डायरेक्ट अब बैलेंस ही लिखूंगा क्योंकि वो मैंने समझा दिया था, प्रोडक्ट बताया था आपको कि इस रिएक्शन में HCl रिड्यूसिंग एजेंट प्लस एसिड दोनों की तरह काम कर रहा है, इफ़ यू रिमेंबर। और ये बनाएगा क्या का आपका KCl बनाएगा, है ना। मैंगनीज आपका +7 से +2 में जाएगा तो 2MnCl2 प्लस आपका 5Cl2 प्लस 8H2। तो ये पांचों के साथ रिएक्शन आपकी, आप पिछले सेशन को ही खोल के देख सकते हैं, लिखी हुई है ना, जस्ट आपके लिए एक बार वो लिखवा दिए। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये जो रिएक्शन मैं HCl के लिए लिख रहा हूँ ये HBr भी शो करेगा, HI भी शो करेगा, है ना। Pb3O4 के साथ एडिशनली मैं लिख दे रहा हूँ भले, है ना, क्योंकि बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए वो लिख सकता है, राइट द रिएक्शन बिटवीन Pb3O4 एंड, राइट, है ना, a complete balanced reaction of Pb3O4 with HCl। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि Pb3O4 is nothing but a mixed oxide। ये किस किस का मिक्स ऑक्साइड है, PbO का और PbO2 का। तो जो रिएक्शन PbO2 के साथ हो रही थी वो तो होगी ही होगी, है ना। आप चाहो तो इसे टुकड़ों में तोड़ के भी लिख सकते हो, है ना। PbO2 के साथ जो रिएक्शन हमने लिखी थी लास्ट सेशन में Cl2 वाले, वो तो होगी ही होगी। PbCl2 बनेगा, लेड +4 के कंपाउंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लेड की +2 ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा स्टेबल होती है, प्लस Cl2 प्लस 2H2। ये बैलेंस भी है रिएक्शन बेटा, है ना। अब मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप 2PbO के साथ इसकी अलग से रिएक्शन लिख लो, इसमें भी 4HCl लगेगा, ये बनाएगा 2PbCl2, है ना। ऊपर वाली तो रिडॉक्स रिएक्शन है, नीचे वाली नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। PbO जो है आपका, ठीक है ना, PbO क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो इसलिए HCl एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। PbO2 भी एम्फोटेरिक है बेटा, है ना, बट यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन होने का चांस है क्योंकि सामने वाला रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि इतना तो अब आपका, मैंने इतनी इनऑर्गेनिक पढ़ा दी आपको कि अब तक आपका काफ़ी बेस बन चुका होगा सुन के। तो इसलिए अगर आप कंप्लीट रिएक्शन लिखना चाहो तो इन दोनों को बस अलग अलग ना लिख के जोड़ के मैं अब Pb3O4, है ना, कि अब तो इतनी रिएक्शंस हो चुकी हैं बेटा कि थोड़ा थोड़ा आइडिया आप अपना भी दिमाग यूज़ कर सकते हो। Pb3O4 HCl प्लस H4 प्लस 4HCl मतलब 8HCl, ये आपको दे देगा 3PbCl2 प्लस Cl2 प्लस 4H2, ठीक है। तो ये HCl के साथ साथ HBr और HI भी शो करते हैं ना। HBr और HI कुछ एडिशनल रिएक्शन भी शो करते हैं। हाँ, इस प्रॉपर्टी में डिफरेंस आएगा थोड़ा सा। क्या डिफरेंस आएगा कि अगर ये HBr होता तो उसका K थोड़ा सा और ज़्यादा होता, है ना। क्यों होता ज़्यादा? बिकॉज जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि इनके जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो ये है, HCl इज़ लेस एसिडिक देन HBr, HBr इज़ लेस एसिडिक देन HI। तो अगर यहाँ पर HBr होता तो Ka की वैल्यू और ज़्यादा होती,
HI होता तो और ज़्यादा होती, और ये इतनी ज़्यादा वैल्यूज है बेटा कि इसलिए आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने कभी भी इनके के मैं लिंक इसलिए करवाता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएं। हमने इनके कभी भी के की बात करी ही नहीं थी बेटा, हमने इन सबको स्ट्रॉन्ग मान लिया था, 100% डिसोसिएट करा देते ना, ठीक है। इन रिएक्शंस के अलावा HBr कौन सी एडिशनल रिएक्शन शो करेगा, ये वही शो करेगा बेटा कि H2SO4 से भी ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये H2SO4 से भी, है ना। बी केयरफुल, HCl कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय H2SO4, बट कंसनट्रेटेड H2SO4 से HBr और HI दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और Br2 बनाएगा प्लस SO2 बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा, एज वेल एज इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से भी ये एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं आपका Br2 प्लस 2H2, ठीक है। HCl भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो सकता है, बी केयरफुल। डेकन्स प्रोसेस लास्ट सेशन में ही करी थी हमने Cl2 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, बट आपको ध्यान होना चाहिए कि वो एक हाई टेम्परेचर पर हुई थी रिएक्शन और उसमें CuCl2 यूज़ हुआ था एज ए कैटालिस्ट। अगर आप कैटालिस्ट नहीं यूज़ करते तो वो रिएक्शन होने वाली नहीं थी। सेम रिएक्शन थी 4HCl प्लस O2 गिव्स Cl2 प्लस 2H2, बट उसकी स्पेशल कंडीशन थी बेटा। ये नॉर्मल कंडीशन पर ही हो जाता है क्योंकि रिलेटिवली ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ठीक है। HI अगर आ गया तो लिखा भले मैंने HCl है बेटा, बट मैं सभी एसिड्स एक साथ कवर कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर HI आ गया तो HI में, ठीक है ना, फर्स्ट रिएक्शन भी होगी क्योंकि HI तो इन सभी में मोस्ट पावरफुल, इन तीनों की बात कर रहा हूँ, इन तीनों में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट तो आपका बेसिकली HI है। तो H2SO4 प्लस 2HI ये क्रिएट करके आपका बनाएंगे I2 प्लस SO2 प्लस H2, ठीक है ना। बट यहाँ पर अब थोड़ा सा वेरिएशन है। क्या है वेरिएशन कि ये इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि अगर आपने इसकी जगह, ठीक है ना, चाहो तो आप सल्फर भी ले सकते थे बेटा, ठीक है ना, तब ये 6HI के साथ रिएक्ट करता, मतलब I2 आपका 3I2 प्लस S प्लस आपका बन जाता 6 प्लस 2 8, तो 4H2। फर्क क्या है बेटा, ठीक है ना, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फर्स्ट केस में उसने +6 से +4 में बदला, सेकंड केस में उसने +6 से सीधे 0 में बदल दिया। एन फैक्टर 6 का है, ऊपर 2 का था तो 1:2 का रेशो, ठीक है ना, नीचे 6 है तो 1:6 का रेशो। अब यही रिएक्शन H2SO4 प्लस 8HI की भी हो सकती। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ HI ये चाहे तो H2SO4 को सीधे H2S में भी बदल सकता है, +6 से -2, तब इसका जो एन फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसलिए 1:8 का रेशो, आयोडीन 4 मिलेंगे आपको, प्लस वाटर की बात करोगे बेटा तो, ठीक ना, वाटर कितने आपके मिलेंगे, 4 ही मिलेंगे, H2। टोटल हाइड्रोजन 10 थे, 8 + 2 10, 2 यहाँ चले गए वहाँ पर, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया ना। हालांकि HBr HI गिवन नहीं है NCERT बुक में, बट थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा कि ब्लॉक्स का, ठीक है ना, एंडलेस डिस्कशन है। अगर आप किसी NCERT के अलावा किसी दूसरी बुक में देखोगे तो इतनी इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है कि टीचर भी परेशान हो जाता है, ठीक है, स्टूडेंट्स को बताऊँ क्या मैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स तो परेशान हो ही जाता है कि इतनी चीज़ें मैं याद कैसे करूँगा। तो इसलिए मैंने केवल वो सिलेक्टेड चीज़ें ही आपको बताई हैं जो इम्पॉर्टेंट है ना। इसके अलावा ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये HNO3 HI की रिएक्शन भी हो सकती है आपका, है ना। HNO3 और HI की रिएक्शन होगी तो ये उसे तो बदल देगा NO2 में और खुद आ जाएगा किस में, I2 में, है ना। +5 से +4 और ये -1 से 0, दोनों का एन फैक्टर 1 1 है, 1:1 का रेशो है। बट I2 का कोफिशिएंट इंटीजर बनाने के लिए मैंने, ठीक है ना, 2 2 ले लिया है, तो 2HNO3 + 2HI गिव्स 2NO2 + I2, बाकी आप देख सकते हो 2 वाटर बन जाएगा इस तरीके से, है ना। ये चाहे तो HNO2 भी के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। जब ये HNO2 के साथ रिएक्शन करेगा नाइट्रस एसिड के साथ, तब वो उसे NO में बदलेगा बेटा और ख़ुद वापस I2 में बदलेगा,
तो HNO2 में नाइट्रोजन +3 और यहाँ +2 वापस 1:1, तो इसको हम लोग 2:2 के रेशियो में कन्वर्ट करा सकते हैं। इससे आपका 2 मोल्स NO के बनेंगे, I2 के तो 2 मोल बन ही गए और बाकी आपका 2 मोल्स ऑफ H2O। आयोडिक एसिड के साथ ये रिएक्शन कर सकता है बेटा, HiO3 और HI इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जेई में तो पूछी गई है इसलिए इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ थोड़ा सा। तो इसके अंदर थोड़ा सा है ना HCl के स्ट्रॉन्ग के साथ रिएक्ट कर रहा है, HBr थोड़ा सा माइल्ड के साथ भी करा, HI आपका इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको किसी से कोई दुश्मनी और दोस्ती नहीं है, ये सबके साथ ही अपनी कहानी चालू कर दिया इसने। तो HiO3 + HI I2 बनता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो चुकी है बेटा, है ना, ये +5 ये -1, इनका एक ही रूल बोला है मैंने, है ना, कि हमेशा जहाँ पर 2 वाले हों उससे 1 पर ले जाया करो, +5 से 0 5 का चेंज, -1 से 0 1 का चेंज, तो इसका n फैक्टर 5 इसका 1, दैट मीन दे विल रिएक्ट इन 1:5 के रेशियो में, और 1:5 के रेशियो में रिएक्ट करते ही आयोडीन आपके पास 6 हुए, तो इसलिए आप I2 का कोफिशिएंट 3 बनाओगे। अब आप देख सकते हो बाकी चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी, 1 हाइड्रोजन और 5 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 3, तो आप बोलोगे इसको 3H2O बना दो, ये यहाँ से आपकी कहानी हो जाएगी। ठीक है, अब बच रही है क्या कहानी कि ये चाहे तो FeCl3 और HI की रिएक्शन, तो मैं रिएक्शंस का बेस बना रहा हूँ। ग्रुप पढ़ाने का मेरा लॉजिक ये था बेटा कि आखिरी में पूरी आपको सब रिएक्शंस भी लिखना आ जाए। ठीक है, इतनी सारी रिएक्शंस आप रट के कभी नहीं जा सकते, केवल एक बेस FeCl3 और HI की रिएक्शन, इसमें Fe अपनी +3 मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो डेफिनेटली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। HI में आयोडीन अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये HI जो है Fe+3 को Fe+2 में बदलेगा, मतलब FeCl2, और खुद पक्का किस में बदलेगा, आपका I2 में बदलेगा। ठीक है ना, अब आप चाहो तो बैलेंस करो, इसका n फैक्टर भी 1 इसका भी 1, बट अगेन है ना I2 के लिए हमें मिनिमम इंटीजर कोफिशिएंट के लिए 2:2 का रेशियो रखो, तो ये तो 2 हो गया बेटा, I2 हो गया 1, यहाँ से 2 क्लोरीन जो बचे हैं और साथ में 2 आयोडीन है, तो ये 2 हाइड्रोजन है, तो साथ में बन जाएगा क्या आपका 2HCl। ठीक है, तो NCERT बुक में इट इज़ ओनली HCl विच इज़ गिवन, बट मैंने साथ में HBr HI सबको एक साथ कवर कर लिया है ताकि आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। इन्हें ध्यान रखना आपके लिए, छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरी है, जल्दी से नोट डाउन करें, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, ठीक है, तो अगर ये नोट कर लिया हो तो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ मैं आपको यहीं पर, टेस्ट ऑफ हैलाइड्स ऑब्लिक हैलोजन, क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि भले हम लोग ठीक है सॉल्ट एनालिसिस अलग से नहीं पढ़ेंगे, बट हर एक टेस्ट में आपको यहाँ पर ही बताते चल रहा हूँ। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ हैलोजन ऑब्लिक हैलाइड्स जो हमारे काम के, टेस्ट ऑफ हैलोजन ऑब्लिक हैलाइड्स। पहले अगर मैं हैलाइड्स की बात करूँ बेटा, फ्लोराइड का टेस्ट जो सिंपल सा एक इम्पॉर्टेंट है, द टेस्ट ऑफ फ्लोराइड इज ईचिंग ऑफ ग्लास। टेस्ट ऑफ फ्लोराइड इज ईचिंग ऑफ ग्लास। अब क्या होता है ईचिंग ऑफ ग्लास? ये जो ग्लासेस में आप तरह तरह की जो कांच होता है बेटा आपका, है ना, HF को हमेशा स्टोर करके रखा जाता है वैक्स लाइन बॉटल्स में। HF इज कोरोसिव टू ग्लास, है ना, HF इज corrosive to glass। ठीक है, hence it is stored, इसको आप स्टोर करते हो, है ना, it is stored in wax line bottles, wax line bottles और कॉपर वेसल्स, इनमें स्टोर करके रखते हैं। तो यही इसका टेस्ट भी बेटा, है ना। आप जो ग्लासेस में तरह तरह की डिज़ाइन देखते हो, क्योंकि मैंने आपसे बार बार बोला है कि एक्चुअली सब चीज़ आपका केमिस्ट्री में सब चीज़ बेटा, मतलब रियल लाइफ में कॉमनली जो भी चीज़ें हो रही हैं वो केमिस्ट्री से हो रही हैं। ठीक है, आप में से कईयों को फिजिक्स अच्छा लगता होगा, कईयों को इंजीनियरिंग साइड वालों को मैथमेटिक्स अच्छा लगता होगा, बायो साइड वालों को बॉटनी है, जूलॉजी की, यार कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है ना। बट फिजिक्स को आप रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते बेटा, थोड़ा सा चांसेस कम है। कुछ कुछ फिनोमेना को देख सकते हो, लाइक मैं बात कर रहा हूँ कि आप कार चला रहे हो,
आप स्पीड एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन करने बैठ गए, तब तक आप 2-3 के ऊपर कार चढ़ा के निकल जाओगे, पता भी नहीं पड़ेगा आपको ना। बट केमिस्ट्री तो सुबह उठते से ही, मैंने बार बार बोला है, चालू हो जाती। ब्रश करना, उसमें भी केमिकल्स है, नहाना, जो भी शावर जेल शैम्पू यूज़ करते हो सब में केमिकल्स है ना। तो जैसे ये वाला, आप जो घरों में अपने ग्लासेस आपने देखे हैं, उसमें तरह तरह के कलर, आपके कलरिंग पैटर्न होते हैं, कुछ डिज़ाइंस होती हैं ग्लासेस में अजीब अजीब सी, वो सब यहाँ से बनाई जाती है ना। HF इज़ corrosive टू ग्लास एंड इट इज़ स्टोर्ड टू वैक्सलाइन बॉटल्स, है ना। यहाँ CuSl में होता क्या है, Na2SiO3, और ये HF के साथ रिएक्ट करके सिलिका या ग्लास या सिलिकेट्स दोनों के साथ रिएक्ट कर देता है, ग्लास या सिलिकेट। ये सिलिकेट से आपका Na2SiF6 बना देगा प्लस 3H2। ये ग्लास के साथ भी डायरेक्ट रिएक्ट कर सकता है, SiO2 प्लस 4HF, ये बनाता है बेटा SiF4 प्लस 2H2O। इसी को ईचिंग ऑफ ग्लास की रिएक्शंस बोला जाता है। ये टेस्ट है फ्लोराइड आयन का, प्लस SiF4 आपका 2HF के साथ रिएक्ट करके H2SiF6 बनाता है, ठीक है ना। तो जिस भी ग्लास के ऊपर आपको कोई भी डिज़ाइन करनी पड़ती है, ठीक है, ये इस प्रोसेस को ही हम लोग ईचिंग ऑफ ग्लास बोलते हैं। जो रिएक्शंस हो रही हैं, दिस इज़ नोन एज ईचिंग ऑफ ग्लास। तो जिसके ऊपर भी, जिस ग्लास के ऊपर जो भी डिज़ाइन आपको बनानी होती है बेटा ना, पहले उसको हम लोग उस ग्लास की सरफेस पे वैक्स की कोटिंग कर देते हैं। वैक्स की कोटिंग तो कर सकते हो ना, मोम चिपकाना, उससे फिर उसके ऊपर वो डिज़ाइन जो भी आपको चाहिए, जो आप सिलेक्ट करते हो वो बनाई, और फिर उस सॉल्यूशन को, उस पर्टिकुलर वैक्स स्क्रैच ग्लास को हम लोग इस 40% सॉल्यूशन के साथ ट्रीट कराते हैं। वो डिज़ाइन परमानेंटली ग्लास के ऊपर आ जाती है। दिस इज़ नोन एज ईचिंग ऑफ ग्लास। तो ये है ना, जो मैं बार बार सॉल्ट एनालिसिस की बात करता हूँ, उसमें टेस्ट इसी तरह से बेटा है ना, 3 कैटेगरी में डिवाइड करे जाते हैं। ग्रुप ए, जिनमें आपका डाइल्यूट एसिड के साथ टेस्ट मिलता है, उसमें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाईसल्फाइड, ठीक है ना, थायोसल्फेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, एसीटेट, सबके टेस्ट में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। हाँ, अलग अलग चैप्टर्स में आए हैं, ये अलग बात है। फिर ग्रुप बी होता है जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ टेस्ट देते हैं। उनमें मेजरली क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड और नाइट्रेट आते हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट आपके कवर हो गए। ग्रुप 3 स्पेशल वाला ग्रुप होता है जिसमें फ्लोराइड आता है, जिनमें अलग से रिएक्शन चलती है, तो ये फ्लोराइड वाला है, ठीक है। दूसरा टेस्ट बेटा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनके टेस्ट एक साथ चलते हैं। इनके 2 इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। पहला टेस्ट तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और MnO2, ठीक है ना, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, मैं दोबारा लिखने वाला नहीं हूँ कि कंसेंट्रेटेड H2SO4 डालते ही पहले HCl, HBr और HI बने। इन केस ऑफ HBr और HI फर्दर रिएक्शन हुई, Br2 और I2 तक चले गए, क्योंकि HCl तो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं था। बट MnO2 डालते ही वो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि MnO2 कॉन्क H2SO4 तो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, बट MnO2 एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये टेस्ट में आप बोलते भी हो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के टेस्ट में पहली स्टेप कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ उनकी वेपर्स मिलना, HCl, HBr, HI की। इन केस ऑफ क्लोराइड केवल HCl की वेपर्स मिलेंगी। इन केस ऑफ ब्रोमाइड और आयोडाइड आपको है ना Br2 और I2 मिलेगा। बट MnO2 डालते ही Cl2, Br2 और I2 की निकलने की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है ना, वेपर्स के फॉर्म में तीनों निकलती हैं। पहला टेस्ट ये है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का, दैट इज AgNO3 टेस्ट। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है AgNO3 टेस्ट। अब AgNO3 टेस्ट में क्या कराते हैं, अगर आपने क्लोराइड के किसी सॉल्ट की रिएक्शन AgNO3 के साथ कराई तो यू विल गेट AgCl का वाइट PPT, AgCl का वाइट PPT, ठीक है ना। अगर आपने ब्रोमाइड के किसी सॉल्ट की रिएक्शन AgNO3 के साथ कराई, यू विल गेट पेल येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgBr, ठीक है। एंड इफ आपने आयोडाइड की किसी सॉल्ट की रिएक्शन AgNO3 के साथ कराई, यू विल गेट द डार्क येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgI। ये टेस्ट इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा।
फ्लोराइड क्यों नहीं दे रहा है ये टेस्ट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए AgF वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। अब इन तीनों को एक तो कलर से डिस्टिंग्विश करा जा सकता है, दूसरा ठीक है ना सॉल्युबिलिटी में। ये जो है बेटा इट इज़ सॉल्युबल इन NH3, NH3 में सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल होने का मतलब है ना कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये NH3 में पार्शियली सॉल्युबल होता है, और AgI का जो येलो प्रेसिपिटेट बना है इट इज़ इनसॉल्युबल इन NH3। तो ये भी एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, इसे भी आपको यहीं पर ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब तीसरा टेस्ट ऑफ हैलोजन में एक I2 का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, बार बार यूज़ होता है कि I2 को है ना, जो हम लोग हालांकि ज़्यादा डेप्थ में हम रेडॉक्स टाइट्रेशंस में भी आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस को उतना डेप्थ में नहीं ले गए थे, बट थोड़ी बहुत बात तो करी थी बेटा। तो वहाँ से जो I2 लिबरेट होती है बेटा, I2 वाले टाइट्रेशंस में वेदर इट इज़ आयोडोमेट्रिक या आयोडीमेट्रिक, उनमें स्टार्च को एज ए इंडिकेटर की तरह यूज़ करता है। आयोडीन स्टार्च के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना देता है जो ब्लू कलर का होता है। आयोडीन स्टार्च के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है जो ब्लू कलर का होता है। ये भी आयोडीन का टेस्ट है, या आयोडीन की रिएक्शन आप CCl4 सॉल्यूशन, CaCl3 का सॉल्यूशन, ठीक है ना, या कार्बन डाइसल्फाइड के सॉल्यूशन के साथ करोगे तो यहाँ पर तो ये ब्लू कलर आयोडीन और स्टार्च के कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से होता है बेटा, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स का फार्मूला तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी हम बात नहीं करते हैं। और CH2 के साथ अगर आप इसको मिलाओगे तो ये आपको वॉयलेट कलर देगा, वॉयलेट कलर, ठीक है ना। इसके अलावा एक टेस्ट होता है आपका लेयर टेस्ट, इसके अलावा एक टेस्ट है बेटा लेयर टेस्ट। अब लेयर टेस्ट आपका ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए होता है। क्या होता है, हमने बोला था कि Cl2 ब्रोमाइड और आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो अगर आपने Cl2 की रिएक्शन 2Br- के साथ करी तो पहले आपको फ्लोराइड अलग कर देगा और वो उसे ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, Br2 में। ऊपर वाला हैलोजन नीचे वाले को ऑक्सीडाइज करता है, ये मैंने बताया ही था, ये बना। और अब इस Br2 को आपने CCl4 सॉल्यूशन में पास कराया तो आपको रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, आपको रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से एक रेडिश ब्राउन कलर का आपको सॉल्यूशन मिलना है। इन केस ऑफ आयोडीन अगर होता तो आयोडीन के केस में आपको वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन मिलता। इसे हम लोग हैलोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। ये भी एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। चौथा, पांचवा टेस्ट मैं यहाँ पर तो नहीं बताऊँगा बेटा, है ना, वो डी ब्लॉक में करेंगे, विच इज़ क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नाम इसलिए बताऊंगा कि दिस टेस्ट इज स्पेसिफिकली ओनली फॉर क्लोराइड। तो पांचवा टेस्ट है हमारा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट एंड इट इज़ स्पेसिफिकली यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर क्लोराइड, ठीक है ना। ये इतने सारे टेस्ट आपको यहाँ पर याद होना जरूरी है, ठीक है। स्पेशली AgNO3 टेस्ट, लेयर टेस्ट। तो सॉल्ट एनालिसिस जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि भले हम अलग से नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, बट जहाँ जहाँ पे जिस चीज़ की जो जो ज़रूरत पड़ रही है वो मैं साइमल्टेनियसली आपको बताते चल रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले, ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम लोग बस इतना ही कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन में बस मैं इस चैप्टर को बाइंड अप करूँगा, स्यूडो हैलोजन, स्यूडो हैलाइड्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स एंड बाय गिविंग द सम रफ आइडिया ऑफ हैलोजन के ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स का। तो एक छोटा सा सेशन था बट इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें भी कवर थी। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।